जय भोलेनाथ। कहते हैं आज से हजारों साल पहले भागीरथ के तप से माँ गंगा धरती पर उतरी थी। जय माँ गंगे। गंगा का प्रवाह, उनका वेग इतना प्रचंड था कि भगवान शिव ने धरती को बचाने के लिए माँ गंगा को अपनी जटाओं से होकर धरती पर उतारा और तब से माँ गंगा पृथ्वी पर पूजनीय है। जिस शिला पर भागीरथ ने तप किया था वो आज भी यहाँ मौजूद है। पूरा भागीरथ पर्वत इस बात का साक्षी बनकर हजारों सालों से यहाँ खड़ा है। साक्षात शिवलिंग पर्वत में बसे भगवान शिव, उन्हें निहारते नंदी पर्वत इस कथा का प्रमाण है। ये वही स्थान है जहाँ आस्था, प्रकृति और इतिहास एक साथ मिलते हैं। प्रणाम, आप सभी का स्वागत है गंगोत्री गौमुख तपोवन यात्रा में। तो इस यात्रा की शुरुआत जो है गंगोत्री धाम से होती है। गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। तो आज का हमारा प्लान है कि गंगोत्री में बहुत अच्छे से घूमेंगे, आसपास की जगह एक्सप्लोर करेंगे और गंगोत्री में बड़े तबीयत से जो है एक्लेमेटाइज होंगे। और कल, आज जो है एक्लेमेटाइज होने के बाद कल अपनी जो है गौमुख तपोवन की यात्रा शुरू करेंगे। जय माँ गंगे। अगर आपको याद होगा, इससे पहले जब हम गंगोत्री धाम आए थे तो उस वक्त जो है कपाट बंद रहते हैं। दिसंबर में हम आए थे तो उस वक्त जो है पूरा बर्फ़ की चादर से घिरा हुआ था, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी। और क्योंकि कपाट क्लोज रहते हैं तो श्रद्धालु नहीं रहते, लेकिन इस वक्त जो है श्रद्धालुओं की पूरी हलचल है। कहीं पे गंगा आरती हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है, कुछ लोग गंगा में जो है डुबकी लगा रहे हैं। तो ये जो कपाट खुलने का वातावरण है, इस बार जो है हम इसको कैप्चर करते हैं, इसको जीते हैं। किसी भी ट्रैक को शुरू करने से पहले आज मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ। जैसा मैंने अभी कहा कि आज हम गंगोत्री में एक्लेमेटाइज होंगे, यानी कि यहाँ के वातावरण के अनुकूल होंगे और फिर कल गंगोत्री से गौमुख तपोवन की यात्रा शुरू करेंगे। एक्लेमेटाइज होने का अर्थ है अपने शरीर को इस नई ऊंचाई और जलवायु के अनुसार ढालना। गंगोत्री समुद्र तल से लगभग 3400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कल हम कोटद्वार से डायरेक्ट गंगोत्री पहुंचे थे और कोटद्वार तकरीबन 400 मीटर की ऊंचाई पे है। मतलब एक दिन में सीधा 3000 मीटर की ऊंचाई हमने हासिल की है। यहाँ से आगे गौमुख 4000 मीटर और तपोवन लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। और अगर ऐसे में हम आज अपने शरीर को यहाँ के वातावरण के अनुकूल नहीं ढालेंगे तो आगे की यात्रा में कठिनाई हो सकती है, जैसे सर दर्द, थकान या एल्टीट्यूड सिकनेस। इसलिए अगर किसी भी ट्रैक, किसी भी यात्रा का संपूर्ण आनंद उठाना है तो एक्लेमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य के साथ आज हम एक छोटी सी एक्लेमेटाइजेशन वॉक पे जा रहे हैं पांडव गुफा तक। बहुत ही यार बहुत ही प्यारी ट्रेल है, जितना मर्जी चलते जाओ, मज़ा आ रहा है। गंगोत्री मंदिर से सिर्फ 5-10 मिनट की वॉक करके, 2 छोटे छोटे फुटओवर ब्रिज को क्रॉस करके आप जो है पहुंचते हैं सूर्य कुंड में। तो ये मेरे पीछे सूर्य कुंड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो गरज है इसकी वो पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे नेचुरल जो वूफर होगा उस तरीके की आवाज़ आती है। माइथोलॉजिकली ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जो सूर्य की सबसे पहली किरण पड़ती है वो जो है सूर्य कुंड पर पड़ती है। हालांकि ज्योग्राफिकली ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पैसिफिक ओशंस हैं वहाँ पे जो सन की पहली किरणें हैं वहाँ पे पड़ती है। और अगर सिर्फ हम अपने देश की बात करें, भारत देश की, तो जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं जैसे अरुणाचल वगैरह, वहाँ जो है सनराइज़ सबसे पहले होता है। खैर, यहाँ से जो है धीरे धीरे यही रास्ता है, हम जो है पांडव गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री से जो ये पांडव गुफा है, मेरे ख्याल में कुछ 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है और
बहुत बेहद खूबसूरत जो है ट्रैक है। चीड़ के देवदार के पेड़ हैं और साथ में जो भागीरथी जो गंगा माँ बह रही है, इसकी जो गरज है वो बड़े कमाल की है। इन सबसे ज़्यादा और भी जो आपको फैसिनेट करेगा इस ट्रैक में वो है, जहाँ भी आपको बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे तो उनके नीचे आपको छोटी छोटी कुटियाएँ या छोटी छोटी गुफा सॉर्ट ऑफ दिखेंगी, जहाँ पे किसी ना किसी जो है साधु महात्मा का वास है। ऐसे तो हम जो है बहुत सारी जगह गए हैं, लेकिन जितनी कुटियाएँ हमको गंगोत्री में यहाँ देखने को मिलती हैं शायद ही कहीं और देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो गंगोत्री या जो तपोवन है हमारे देश की, ये जो है सबसे बड़ी तपस्थली रह चुकी हैं। तो इन्हीं रास्तों का, इस ट्रेल का मज़ा लेते हुए जो है आगे बढ़ते हैं। ये जो है मेरे पॉकेट में रुद्राक्ष हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक पेड़ से तोड़े हुए। अगर आपको याद होगा, मैं जो है अपनी बहन के ससुराल गया था उसको ड्रॉप करने, तो उनका वहाँ पे पेड़ है, तो वहाँ से मैं खूब सारे लेके आया था। तो कुछ मैंने जो है ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट भी किया आप लोगों को, और बाकी जो मेरे पास बचे थे, तो जहाँ भी शिव मंदिर वगैरह में जाता हूँ तो 2-4 जो है मैं समर्पित करके आता हूँ। तो अब जो है हम जब तपोवन पहुँचेंगे ऊपर, तो शिवलिंग पर ये जो है रुद्राक्ष चढ़ा के आएंगे। और हाँ, अगर आप लोग भी चाहते हैं अब कि आप इन्हें ऑर्डर कर सके, तो डायरेक्टली जो है गांव से आप इनको ऑर्डर कर सकते हो। एक व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी आ जाएगा आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो थ्रू व्हाट्सएप आप जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बस अब यहाँ से पांडव गुफा मेरे ख्याल में 100 मीटर पे है, तो पांडव गुफा पहुँचते हैं। ये मेरे पीछे जो विशाल सी शिला आपको दिख रही है, यही पांडव गुफा है। मतलब इसी के अंदर जो है पूरा गुफानुमा स्ट्रक्चर है। देखने में हो सकता है छोटी लग रही हो, लेकिन एक्चुअल में जैसे किसी का एक बड़ा सा घर हो, 3 BHK सॉर्ट ऑफ, इस तरीके की गुफा है। बच्चों, ये पांडव गुफा है। हाँ जी, पांडव यहाँ पर आए हैं, ठीक। इसीलिए पांडव गुफा बोलते हैं। पांडव आए कौन समय? स्वर्गारोहण के समय। अच्छा, जब स्वर्गारोहण के लिए गए। महाभारत के बाद। हाँ 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 हाँ। पहले उन्होंने अपने राज का त्याग करा। हाँ जी। और परीक्षित को राजा बनाया, और फिर पांडव हिमालय की तरफ आए बाद में। तो जब वो सतोपंथ के रास्ते जा रहे थे, उस दौरान यहाँ विश्राम करके आगे बढ़े। अच्छा, तो सरकार राक्षस तो है। हैं? सही बात। राक्षस तो भगाते हैं। हाँ जी, संतों को राक्षस भजन नहीं करने देते हैं। यूं तो बाबा सन्यासी हैं, लेकिन कुछ बुनियादी ज़रूरतों को लेके बहुत परेशान थे, जैसे टॉयलेट और बाथरूम, और सरकार को जम के गाली दे रहे थे। हालांकि उत्तराखंड की सरकार इस सम्मान की हकदार है, लेकिन इस बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल गंगा आरती देखते हैं। कुछ जगह हैं अपने उत्तराखंड में जो बहुत समय से मन में हैं, जिन्हें सोचा हुआ है कि ऊपर जाने से पहले देख के जाना है। उन्हीं में से एक है गंगा का स्रोत गौमुख। उसी के ऊपर ऋषियों की तपस्थली तपोवन, जहाँ कहते हैं कि पर्वत के रूप में साक्षात शिवजी का निवास है। अब जाके ये मौका बन पाया है, तो इस ट्रैक को, इस यात्रा को अच्छे से जिएंगे। देखेंगे कि माइथोलॉजी, पौराणिक कथाओं की गवाही, उसका प्रमाण जब इतिहास देता है तो क्या कमाल करता है। गुड मॉर्निंग गंगोत्री धाम से, और आप सभी का स्वागत है हमारी इस गौमुख तपोवन यात्रा में। तो फ़िलहाल इस वक्त हम जो हैं गंगोत्री धाम में हैं, जो कि लगभग 3000 मीटर के एल्टीट्यूड में है। और आज का ट्रैक जो है हम जाएंगे भोजवासा तक, जो कि 3800 मीटर के एल्टीट्यूड पे है, और यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर पे है। यानी कि आज हम जो है मात्र 800 मीटर का एलिवेशन गेन करेंगे। तो यहाँ से जो है अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये हमारा जो है गंगोत्री नेशनल पार्क है, बगल में जो है भागीरथी माँ गंगा बह रही है, और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। तो इन सब का आनंद लेते हुए जो है आगे बढ़ते हैं।
गंगोत्री से जैसे ही आप कुछ 1.5-2 किलोमीटर आगे बढ़ते हो तो पहला जो है फॉरेस्ट का चेक पोस्ट आता है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होता है, क्योंकि ये ट्रैक हमारा जो है पूरा रफ्तार एडवेंचर मैनेज कर रहे हैं, तो उन्हीं के जो गाइड होते हैं वो सब जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब देखते हैं। तो आप बिल्कुल निश्फिक्र होकर ये ट्रैक कर सकते हो। हाँ, और अगर आप कैमरा लेके आते हो, खास करके बड़ा कैमरा जैसे DSLR वगैरह, तो इसके 500 चार्ज होते हैं थ्रू आउट द ट्रैक, मतलब ये वन टाइम पेमेंट करना होता है आपको, और ड्रोन वगैरह अलाउड नहीं है। एनीवेज, फ़िलहाल जो है मेरे पीछे अभी बादल बहुत ज़्यादा हैं, तो माउंट सुदर्शन या सुदर्शन पीक दिखाई दे रही है। श्री कृष्ण के चक्र के ऊपर इसका नाम है, बहुत ही खूबसूरत पीक है। तो अब ऐसे ही जैसे जैसे हम मतलब आगे बढ़ते रहेंगे, शानदार पीक्स जो है हमको दिखती रहेंगी। बस आशा करते हैं कि मौसम हमारा साथ दे। क्या नाम है भाई जी आपका? क्या नाम है? कृष्णा। ये जो है कृष्णा भाई का बस्ता है, और ये हमारा बस्ता है 10-12 किलो का होगा मुश्किल से। ये 50 किलो लेके चलते हैं। सैल्यूट है भाई आपको। मतलब हम सोचते नहीं कि बॉडी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए, 6 पैक एब्स होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए अपने को। हमको चाहिए आपकी जैसी ताकत। जय भवानी। जय माँ गंगे। अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 4 किलोमीटर का ट्रैक हम कर चुके हैं, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान ट्रेल है। मतलब पूरा रास्ता प्रॉपर बना हुआ है, आप चाहोगे तो भी कहीं नहीं खो सकते, मतलब आसानी से पूरा मार्क्ड है। 2 बार ऐसा था कि जहाँ पे हमने जो है ये रिवर क्रॉसिंग की, तो कच्चे से जो जंगलात वालों ने पुल बना रखे थे वो हमने क्रॉस किए। तो अब तक की जो ट्रेल है इसमें मतलब काफ़ी ग्रीनरी है, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, और उनमें मतलब बर्फ़ भी गिरी हुई है। और यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल में 9 किलोमीटर पे गंगोत्री से जो है चीरवासा आता है। तो चीरवासा, जैसा कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है, यहाँ तक मतलब काफ़ी आपको चीड़ के पेड़ देखने को भी मिलेंगे। मतलब ये एक तरीके से ट्री लाइन है आपकी, जहाँ तक आपको पेड़ देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है तकरीबन 5 किलोमीटर आगे जो है भोजवासा है, जहाँ से पेड़ थोड़ा कम हो जाते हैं, और जैसा नाम है भोजवासा, उसी तरीके से मतलब भोज के वृक्ष हैं वहाँ पे। क्या नाम है? कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक से हैं। एज 67। अरे वाह। तो ये करने का सोचा था, मतलब गौमुख आने का? तीसरी बार। हाँ? तीसरी बार। अच्छा, तीसरी बार है आपका? मेरे पीछे ये जो आपको पूरा हरियाली सी दिख रही होगी, जंगल टाइप का दिख रहा होगा, ये बेसिकली चीड़ के पेड़ हैं, और इस जगह को इन पेड़ की वजह से नाम दिया गया है चीड़वासा। चीड़वासा यानी जहाँ चीड़ का वास हो, जहाँ चीड़ के पेड़ों का वास हो। तो ये तकरीबन जो है 3500 मीटर के एल्टीट्यूड पे है, यानी लगभग 500 मीटर का एल्टीट्यूड हमने जो है गेन कर लिया है। बहुत से लोगों की, बहुत से ट्रैकर्स की ये जो है पहली कैंप साइट होती है। हालांकि हमारी ये पहली कैंप साइट नहीं है, हम इसके और आगे जाएंगे। यहाँ से 5 किलोमीटर और आगे जो है भोजवासा है। तो फ़िलहाल जो है चीड़वासा में जो है लंच करते हैं। घर से जब बस्ता उठाते हैं चलने को, तो सिर्फ सामान नहीं बांध रहे होते हैं। जिस सोच में, जिस इमोशन में, या जिस भी स्थिति में हम होते हैं, उसका बोझ भी साथ बांध लेते हैं। और फिर ट्रैकिंग के हर किलोमीटर में आपके हर एक विचार को मानो जवाब मिल जाता है। मानो आप बाहर चलने से अंदर झांक रहे हों, और धीरे धीरे आपको अपने हर एक थॉट से आज़ादी मिल जाती है। और फिर रह जाता है खाली बस्ता, पहाड़, नदियों की आवाज़, हवा की सरसराहट, और अन्न के नेवाले की मिठास। अभी हल्की धीमी धीमी बारिश होने लगी थी, लेकिन अभी वापस से थम गई है। तो अभी बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार पैक्ड लंच किया है हमने। थैंक यू सो मच रफ्तार भाई, इतने अच्छे लंच के लिए। वापस से एनर्जाइज्ड हो गए हैं। तो अब थोड़ा सा है, मतलब 70% हम कवर कर चुके हैं अपना चीड़वासा तक, और अब 5 किलोमीटर और है अपना भोजवासा तक। तो आज की हमारी कैंप साइट होगी
भोजवासा। मेरे पीछे जो चट्टानें आपको दिख रही हैं पिरामिड की तरह, बड़ी कमाल की चट्टानें हैं। मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल हल्की मिट्टी में, गीली मिट्टी में पत्थर फंस रखे हों। बहुत ही लूज़ रॉक है। मेरे ख्याल में जब सर्दियों में यहाँ बर्फ़ जमती है और फिर जैसे ये गर्मियों का समय आता है और जब बर्फ़ पिघलती है तो पिघलने के बाद बर्फ़ तो पिघल जाती है, लेकिन ये मिट्टी और पत्थर जो उसमें जमे रहते हैं वो कुछ इस तरीके का शेप ले लेते हैं। फ़िलहाल जो है हवा, बारिश और ठंड तीनों एक साथ लग रही है, तो ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं। जल्दी से जो है हम भोजवासा पहुँचते हैं। इंद्रदेव की कुछ तो नाराज़गी रहती है हमसे, ये हर ट्रैक में बरस पड़ते हैं। खैर, यही मज़ा है ट्रैकिंग का, जहाँ धूप भी है, बादल भी है और बारिश भी। यहाँ मौसम कभी भी पलटी मार सकता है। ठंडा हो गया, जल्दी लग रहा है। बारिश जो है रुक नहीं रही है, लेकिन मैं आपको अपनी ट्रेल दिखाता हूँ। देखो पूरी ये बहुत ही आसान रास्ता है। ये देखो पूरा 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 पहाड़ों के एक तरफ, और अब ऑलमोस्ट जो है हम भोजवासा पहुँचने वाले हैं। एंड वी मेड इट टू भोजवासा। आखिरी का जो स्ट्रेच था मेरे ख्याल में कुछ 3 से 4 किलोमीटर, उस समय थोड़ा सा कमर में प्रेशर आ रहा था। वो भी इसलिए क्योंकि बहुत समय हो गया, मतलब बहुत लंबा समय हो गया है ट्रैक किए हुए। तो खैर फ़िलहाल एक बड़ी मतलब अजीब सी बात है, अभी तक लग रहा था जैसे मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा कमर पे प्रेशर पड़ रहा था, बट कसम से बता रहा हूँ जैसे ही आप अपनी कैंप साइट देखते हो सब छूमंतर। तो उधर अभी छोटे छोटे दिख रहे होंगे, एक पीला टेंट लगा है हमारे लिए, तो वो अपनी कैंप साइट है। मौसम फ़िलहाल बंद है और ऐसा कहा जा रहा है कि आज और कल का तो रेड अलर्ट है इधर उत्तरकाशी में, बट देखते हैं, ये किस्मत का खेल है यहाँ का मौसम। तो फ़िलहाल जो है अपनी कैंप साइट में पहुँचते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारी कैंप साइट भोजवासा से। मेरे पीछे जो है ये येलो कलर के जो टेंट आपको दिख रहे हैं, ये हमारे स्लीपिंग टेंट हैं। मेरे पीछे ये साइड में जो है डाइनिंग टेंट है, ये अपना जो है किचन टेंट है, और पीछे पहाड़ों पे जंगली हिरन या भरल उनको बोलते हैं, शायद इंग्लिश में ब्लू शीप बोलते हैं, वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। और बिल्कुल मतलब एक खुला तप्पड़ सा है ये, तो इसलिए भोजवासा में मतलब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। अभी भी जो हाथ बाहर है वो बिल्कुल लाल हो गया है, तो ठंड बहुत तेज़ है। हमने जो है अपना ट्रैक शुरू किया था सुबह 9 बजे और एग्जैक्टली 4 बजे हम जो है कैंप साइट में पहुंच गए थे, यानी 7 घंटे का ये ट्रैक था। हालांकि आखिरी के 3 किलोमीटर में तेज़ी से बारिश हो रही थी, तो फिर हमने जो है भगते हुए से निपटाया। तो बड़ा अच्छा हमने जो है इवनिंग स्नैक लिया, और अब रात में डट के खाने के बाद आपको किचन टेंट दिखाऊंगा मैं। तो फिर जो है अपने सुबह को मतलब आशा करते हैं कि मतलब बढ़िया से मौसम खुले तो हम जो है गौमुख तपोवन के दर्शन करेंगे। अब मन में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह बादल छटें और हमको भागीरथी पीक्स के दर्शन हो, और ऊपर वाले ने अपनी बात सुन ली। धीरे धीरे रात में मौसम साफ होने लगता है और तकरीबन 1 बजे सारे बादल छट जाते हैं और कुछ ऐसी पीक्स हमको देखने को मिलती हैं। सूर्यदेव नमन है तुम्हें, इंद्रदेव बादलों को हटाइए। इंद्रदेव के साथ हमारी थोड़ी अनबन रहती है। हम जब भी निकलते हैं पता नहीं क्या होता है कि उत्तराखंड में जो है रेड अलर्ट लग जाता है, बट फिर भी
कल जब हम आए थे तो प्रॉपर बादल लगे हुए थे, रात में हालांकि बादल छटना शुरू हुए तो बहुत खुशी हुई। फिर सुबह में मैं उठा तो देखा फिर से बादल है, लेकिन अभी चलने लगे हैं। अभी मेरे ख्याल में 9 बजने वाला है, तो अब देख के मतलब बड़ी खुशी सी हो रही है। पीछे मेरे पीछे देखो आपको भागीरथी जो पीक्स हैं वो दिख रही हैं। मतलब देख के सच में ऐसा लगता है कि जैसे वो पुराणों की जो हमारी कथा है कि भागीरथ ने जो है माँ गंगा को धरती पर बुलाया अपने जो पितृ थे उनके मोक्ष के लिए। तो आज भी सच में ऐसा लगता है कि वो खड़े हैं साक्षात यहाँ पे। वो जो होता है ना कि माइथोलॉजी को जब सबूत मिल जाए तो कहानी में जान आ जाती है तो बस वैसा ही लग रहा है। बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मतलब सब कुछ देखने को मिल रहा है। और अभी फ़िलहाल हम भोजवासा में हैं। ये मेरे ख्याल में कुछ 3800 मीटर के एल्टीट्यूड पे है और हमें जाना है अभी तपोवन। तो तपोवन मेरे ख्याल में कुछ 4300 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे है। लगभग यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ये यात्रा शुरू करते हैं। जय माँ गंगे। अब तक जो रास्ते और कहानी सीधी सीधी चल रही थी, अब उसमें एक मोड़ आता है। क्योंकि भागीरथी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ट्रैकर्स और पोर्टर बाबा आदम के ज़माने की मैनुअल हैंड पुली का इस्तेमाल करके भागीरथी नदी को क्रॉस करते हैं और फिर जाके गौमुख तपोवन की यात्रा शुरू कर पाते हैं। दम लगा के हाय सा, जय माँ गंगे। मुश्किल ये थी कि आज हम वो पहले यात्री थे जिन्हें पुली खींचनी थी। पुली के दूसरी तरफ हमें खींचने के लिए कोई नहीं था। शुरू में जब पहला धक्का लगा तो बहुत मज़ा आया, लगा कि आसान होगा। लेकिन इसके बाद हम तीनों लोग, मैं, अजीत और हमारे गाइड, पूरी ताकत से रस्सा खींच रहे थे और इतने में हमारे गाइड का वॉकी टॉकी नीचे गिर जाता है और मजबूरन उन्हें उतरना पड़ता है। अब मैं और अजीत अपनी पूरी ताकत से बदल बदल के पुली को आगे खींच रहे थे। लग रहा था कि कैसे आज़ादी के इतने साल बीत गए, लेकिन ये पुली रस्से से खींचनी पड़ रही थी। यहाँ पे जो है बीच में फंस गए हम, पुली खींची नहीं जा रही है। वहाँ से उन्होंने जब धक्का दिया था हमें लगा था बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद ये देख रहे हो, खींचते खींचते हाथ मुंह सब काला हो गया है। हमारे जो गाइड थे उन्होंने सोचा अब नहीं खींची जा रही है तो उतर के देखते हैं, लेकिन उतर के भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब हम बिल्कुल लास्ट के मेरे ख्याल में 10-15 मीटर पे होंगे और यहाँ पे एक जब ये कड़े आ जाते हैं तो इसको यहाँ से पकड़ना होता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छी परीक्षा ले रही है भाई। कंधे से एक नस कमर तक जाती है, आज उसके भी दर्शन हो गए थे और किसी तरह हम नदी के दूसरे छोर पे पहुंचते हैं और फिर अपने गाइड को नदी पार करवाते हैं। मतलब इतनी थकान हमें कल पूरा ट्रैक करके भी नहीं हुई थी। अभी एक साइड से पूरी ये कमर खिंच गई है, हाथ उंगलियां ऐसा लग रहा है जैसे बस अकड़ गई हूँ। वैसे जर्नली क्या होता है कि कुछ लोग इधर रहते हैं, वो पुली खींच रहे होते हैं, ठीक है, और जो बैठे रहते हैं फिर देन वो इधर आते हैं, वो पुली खींचते हैं। क्योंकि हम पहले थे तो पुली हम खुद ही खींच रहे थे और जो हमारे गाइड थे उनका भी वॉकी टॉकी नीचे गिर गया तो उनको नीचे जाना पड़ा, तो अजीत और मैं लगे रहे। और जब पुली कोई पहली बार खींचता है तो वो लोग होते हैं पोर्टर लोग, जो 50 किलो का वो वेट लेके जाते हैं ना, वही लोग ऐसे होते हैं जो पुली को पहली बार खींचते हैं जर्नली मतलब। तो खैर कर लिया है अभी ऐसा लगा जो ब्रेकफास्ट खाया था हमने वहीं ख़त्म हो गया है। एनीवेज अब जो है यहाँ से अपनी तपोवन की यात्रा शुरू करते हैं। मेरे पीछे जो मैसिव आपको बड़ी सी पीक्स दिखाई दे रही हैं, ये सामने वाली है भागीरथी 2 और बीच में भागीरथी 3। 1 अभी इस साइड से हमको नहीं दिख रही है। तो भागीरथी के दर्शन करते हुए जो है यहाँ से गौमुख और फिर तपोवन पहुँचेंगे। हमारे लिए ये पहली बार था जब हम इतने करीब से हिमालय दर्शन कर रहे थे और ये सब देख के मन में ख्याल आया कि किसने इन पहाड़ों को, इन चोटियों को नाम दिए होंगे। ब्रिटिश काल के दौरान 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच सर्वे ऑफ इंडिया ने आधिकारिक रूप से ये नाम दर्ज किए। लेकिन कैसे? क्योंकि इस सर्वे से पहले भी साधु संत, तीर्थयात्री, यहाँ तक कि स्थानीय चरवाहे भी इन्हें इन्हीं नामों से पुकारते थे। वो कैसे? शायद शिवलिंग के जैसे दिखने वाला पर्वत शिवलिंग बन गया, राजा भागीरथ की तपस्या का प्रतीक बना भागीरथ पर्वत, और शिवलिंग को निहारता नंदी के आकार के पर्वत को नाम मिला नंदी पर्वत। शायद ये नाम उन लोगों ने रखे थे जो पहाड़ों को सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि देवता का रूप मानते थे।
साधु, संत, योगी या फिर वो पहाड़ी लोग जो हर पत्थर में एक कहानी देख लेते हैं। या शायद देवता स्वयं चाहते हैं कि इन पर्वतों को इन्हीं नामों से पुकारा जाए, और जब आप खुद इन्हें अपनी आंखों से देखते हो तो लगता है कि ये नाम बिल्कुल सटीक रखे गए हैं। देखो, मिथोलॉजी, मिथक, पौराणिक कथाएं और दूसरी तरफ विज्ञान या इतिहास में फ़र्क तो है, लेकिन मिथोलॉजी को मिथ्या कहना, झूठ कहना गलत होगा, क्योंकि उसका सत्य अलग है, एक भावनात्मक, सांस्कृतिक और आत्मिक सत्य। जहाँ विज्ञान हमें बताता है कि गंगा कैसे बहती है, ग्लेशियर के पिघलने से, ग्रेविटी से, वहीं मिथक हमें बताता है कि कैसे माँ गंगा लाखों दिलों में पूजनीय है। विज्ञान सत्य को प्रमाणित करता है और मिथक उस सत्य को भावना से जोड़ता है। यही वजह है कि इंसान सिर्फ पिघलता ग्लेशियर देखने नहीं आता, बल्कि माँ गंगा का उद्गम, उसका स्रोत देखने आता है, उस कथा को साक्षात महसूस करने आता है। मिथक कहानी को अमर कर देता है, जो सालों साल भागीरथ के तप की गाथा, माँ गंगा के धरती में आने की गाथा को सुनाता चला जाएगा। एक बार हम सबके साथ जोर से जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। तो ये जो है, हम माँ गंगा के स्रोत में, भागीरथ के स्रोत में, गौमुख में पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे जो ग्लेशियर आपको दिख रहे हैं, यही जो है गौमुख है। एक समय पे मतलब ये जो है गौ के, गाय माता के मुख की आकार का दिखा करता था, तो जिस वजह से इसको नाम दिया गया गौमुख। खैर, अब तो ग्लेशियर काफ़ी मेल्ट हो गया है, तो शेप वैसा नहीं रहा। एनीवेज, मेरे ये राइट साइड में आपको भागीरथ दिख रही है, और भागीरथ आज भी तन के खड़े हैं कि तुम सबके उद्धार के लिए माँ गंगा को मैं धरती पर लेके आया हूँ। वहीं से बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। तो फिलहाल अभी देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक चट्टान है, मतलब क्योंकि बिल्कुल मतलब मिट्टी इस पे गिरी हुई है, ऊपर से छोटे मोटे पत्थर भी गिरते रहते हैं, बट दरअसल में ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है, बर्फ़ की चट्टान समझ लीजिए आप, जो कई हज़ारों सालों से जमा हुआ है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, शायद यहाँ माँ गंगा में एक डुबकी लगा के। दोस्तों, आज अच्छी बात यह है कि पानी जो है थोड़ा गर्मा गर्म आ रहा है, तो सोच रहे हैं कि फिर तो पता नहीं इस जन्म में कब आना हो, तो यहाँ जो है बढ़िया से डुबकी लगा लेते हैं। सबसे पहले तो अपने इस अनचाहे ग्लैमर के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। शादी के बाद मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया है। खैर, अजीत और मेरे गाइड का कहना था कि पहली डुबकी सही से नहीं लगी और मुझे दोबारा जाने को कहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ऐसी गलती ना करें। पानी इतना ठंडा है कि सांसें सीधा रुक सकती हैं। खैर, अब बारी अजीत की थी, क्योंकि ये हमेशा ही ऐसी सिचुएशन से दूर भागता है, तो मैंने इसे काफ़ी मोटिवेट किया और एक डुबकी लगाने को भेज ही दिया। आराम से, गरम गरम है, गुनगुना। देखो, 100 बातों की एक बात, मज़ा बहुत आता है। पानी ठंडा होता है, लेकिन इसके बाद जो खून दौड़ता है शरीर में, मतलब आगे के ट्रैक के लिए बॉडी फिर से तैयार हो जाती है। जय माँ गंगे। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। गंगोत्री ग्लेशियर हर साल सिकुड़ रहा है। आज हम जिस तरह से गौमुख को देख रहे हैं, ये पिछले ही साल तक कुछ और रूप में था, और संभावना है कि आप जब गौमुख देखने पहुंचेंगे तो अगले साल ये आपको किसी और ही रूप में दिखेगा। गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर के मुख को कहा जाता है। ये ग्लेशियर हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। आज से तकरीबन 8-9 हज़ार साल पहले ये ग्लेशियर गंगोत्री क्षेत्र के पास तक फैला हुआ था, जहां आज गंगोत्री मंदिर और भागीरथ की तपशिला स्थित है। और आज के समय में गंगोत्री से गौमुख की दूरी 18 किलोमीटर की हो चुकी है। स्टडीज़ बताती हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर 1996 से पहले लगभग 20 मीटर प्रति वर्ष पीछे जा रहा था। वहीं पीछे हटने की रफ्तार अब 38 से 40 मीटर प्रति वर्ष यानी दुगनी हो चुकी है, और पिछले 10 सालों में ये ग्लेशियर 300 मीटर पीछे जा चुका है। इसके बावजूद भी कुछ लोग यहाँ
पाप धोने आते हैं और अपने कपड़े गंगा में बहा देते हैं। सत्य यह है कि आप जो प्रकृति को दोगे वही आपको वापस मिलेगा। यही पुराण भी कहता है और विज्ञान भी। गौमुख तक की यात्रा तो हमारी सफल रही। अब मैं आपको जो है तपोवन यानी गौमुख से तपोवन तक का रास्ता दिखाता हूँ। देखो, जो हमें फॉलो करना है। यहाँ से एक बड़ा सा पत्थर दिख रहा है आपको, यहाँ से इस रिज पे आना है। इस रिज में आने के बाद पूरा इसे फॉलो करना है। फिर यहाँ से एक पतली सी पानी की धार आपको दिख रही होगी, इसे आकाश गंगा बोलते हैं। उसके बाद आकाश गंगा के साथ ऊपर चढ़ना है और ये पूरा पहाड़ चढ़ने के बाद आप पहुँच जाएंगे तपोवन। गौमुख से तपोवन तक का ट्रैक लगभग 5 से 6 किलोमीटर का है और ये इस पूरी यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव माना जाता है। गौमुख करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पे है और तपोवन 4463। इसका मतलब है कि सिर्फ 5 किलोमीटर में हम करीब 500 मीटर की चढ़ाई तय करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई होने वाली है। दूसरी मुश्किल यह है कि यह रास्ता ऐसा लगता है जैसे सदियों पहले किसी ग्लेशियर के फटने से यहाँ मलबे का पहाड़ बन गया हो, जिससे पूरा रास्ता ढीली मिट्टी और पत्थरों पर बना है जो कदम रखने पर खिसकते हैं। इसी के साथ तेज हवाएं और साथ में बहती हुई आकाश गंगा इस ट्रैक को और भी रोमांचक बना देती है। कहते हैं ऋषियों की, मुनियों की, साधुओं की तपस्थली है तपोवन। तपोवन का तो अर्थ ही तप करने का स्थल है। ये वो जगह है जहां आपको साक्षात शिवलिंग, मेरू, नंदी, भागीरथ जैसे ढेरों पर्वतों के दर्शन होंगे और इन्हीं के साथ ऊपर से बहती आकाश गंगा ये सच में आपको विश्वास दिलाती है कि 22 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद आपने धरती से सीधा स्वर्ग में कदम रख दिया है। फाइनली स्वागत है आपका तपोवन में। ये जो है हमारी तपोवन की कैंप साइट है और अभी ये जो नदी आपको आगे से बहती हुई दिख रही है ये आकाश गंगा है। ट्रैक करने के बाद जब हम इस ट्रैक के लिए रिसर्च कर रहे थे तो हर जगह लिखा हुआ था कि ये जो गौमुख तपोवन का ट्रैक है मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है। हालांकि मैं और अजीत डिस्कस कर रहे थे कि यार ये तो काफ़ी बिगनर फ्रेंडली सा लग रहा है टिल गौमुख तक, लेकिन अब समझ में आया कि ये जो है मॉडरेटली डिफ़िकल्ट क्यों कहा गया है इसे। जब हम गौमुख से तपोवन वाला जो रास्ता है, जो प्रॉपर खड़ी रिज देख रहे थे, तब सोच भी नहीं सकते थे कि तपोवन मतलब एकदम ऐसा फ्लैट सा तप्पड़ सा एरिया होगा और वहाँ से ऐसे जैसे ये आकाशगंगा बह रही होगी। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो कश्मीर की वैलीज़ होती है ना, कुछ ऐसा। तो अभी जब इस तपस्थली में हम पहुँच ही गए हैं तो कुछ ऐसा प्लान है कि एक दिन और यहाँ पे स्टे करेंगे और अच्छे से जो है पूरा तपोवन एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, यहाँ से जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो हमारी हिमालयन पीक्स हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे मेरे पीछे अभी ये वाली जो है शिवलिंग है, अभी बादलों से कवर्ड है। इधर मेरू है, इधर नंदी पर्वत है, राइट साइड में भागीरथी है और भी बहुत अच्छी हिमालयन पीक्स देखने को मिलती हैं। अब 2 दिन हम यहाँ पे हैं तो मौसम खुला रहेगा तो साथ में देखेंगे। ऐसी जगह और इस एल्टीट्यूड पे हर पल मौसम बदलता है, जैसे मानो आपके सामने सामने कोई जादू कर रहा हो। जब से तपोवन पहुंचे हैं बस एक ही कसक है मन में, शिवलिंग के दर्शन हो जाएं और सबसे ज्यादा लुक्का छुपी भगवान शिव ही खेल रहे हैं। जो कथा है ना भागीरथ और माँ गंगा की, उसके सारे किरदार आपको एक साथ तपोवन से देखने को मिलते हैं। जैसे भागीरथ पर्वत, उन्हीं के सामने बहती माँ गंगा और पास में शिवलिंग। और अगर शिवलिंग को पास से देखो तो पर्वत की जो सतह है, जो घुमावदार आकार है, वो मानो शिव की जटाएं ही तो हैं। और जब बर्फ पिघलती है तो सच में लगता है कि शिव की जटाओं से गंगा बह रही है। अभी तो जो दिख रहा है वो सब देखकर हम खुश हैं, लेकिन उम्मीद है कि कल सुबह के साथ हम सब एक साथ शिवलिंग के दर्शन करेंगे। गुड मॉर्निंग तपोवन से।
तो जैसे ही आप जो है तपोवन एंटर करते हैं तो तपोवन एक तरीके की वैली है जिसके राइट साइड में आपको नंदी पर्वत दिखेगा, मेरू पीक्स दिखेंगी और शिवलिंग दिखेगा। और अगर आप लेफ़्ट साइड में देखोगे तो छोटी सी पहाड़ी है और अगर आप उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाओगे, जैसे कि अभी मैं चढ़ गया हूँ, तो यहाँ से आपको दिखती है भागीरथी, वो भी बिल्कुल उसके बेस से, बिल्कुल जड़ से भागीरथी 1 2 3 मैसिव। और साथ ही साथ उसके नीचे अगर आप देखोगे तो गौमुख ग्लेशियर जो हम आगे से देखते हैं हमको सिर्फ फ्रंट दिखाई देता है, बट एक्चुअल में ग्लेशियर बहुत लंबा है, कई किलोमीटर्स का है। तो यहाँ से आपको पूरा ग्लेशियर देखने को मिलता है। और अगर आप ठीक लेफ़्ट में देखोगे तो वहाँ आपको जो है खर्चकुंड पीक दिखाई देती है। तो अपने आप में ही मतलब तपोवन इस तरीके का ट्रैक कह लो या तपस्थली कह लो या जगह कह लो कि सिर्फ बैठे बैठे आपको जो है चारों ओर हिमालय दर्शन होते हैं। मेरे ठीक पीछे जो है शिवलिंग पर्वत है और सबसे ज़्यादा लुक्का छुपी जो है भोले बाबा खेल रहे हैं। हालांकि सुबह में तकरीबन 6 बजे जो है हमें शिवलिंग के मतलब संपूर्ण दर्शन हुए थे, बट अभी वापस से जो है बादलों ने इन्हें घेरा हुआ है। खैर, अब तक हम जो है तपोवन के आगे आगे वाली साइड में थे, अब थोड़ा सा वॉक करके जो है इसको और एक्सप्लोर करते हैं। आगे मेरे ख्याल में मोनी बाबा की कुटिया है और एक जगह शिवलिंग भी स्थापित किया हुआ है, तो पूरा जो है तपोवन घूमते हैं। मोनी बाबा ने देखते ही हमें कॉफ़ी के लिए आमंत्रित किया और इस ऊंचाई में कॉफ़ी पीने के लिए कौन ही मना कर सकता है। फिर जो बातें हुई मोनी बाबा के साथ, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना स्कूल का दोस्त मिल गया हो। बातों ही बातों में मैंने कहा, बाबा आप दाढ़ी में ज़्यादा उम्र के लगते हैं, कोई तस्वीर दिखाइए बिना दाढ़ी वाली। और एक बात हमें पता चली, मोनी बाबा शायद पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आधार और पासपोर्ट पर तपोवन का एड्रेस है। गंगोत्री, सीताराम, शिमला कुटीर, तपोवन, मुखबा, उत्तरकाशी, भटवाड़ी। ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आपके आधार कार्ड में सीधे यहाँ का स्वर्ग का एड्रेस है। सबसे प्यारी बात है इस जगह की, यहाँ पे पक्षी और जानवर बहुत ही आराम से इंसान से डरे बिना घूमते हैं। जैसे आपको बाबा की कुटिया के पास ही ढेरों भरल और पक्षी देखने को मिलेंगे। जय भोलेनाथ। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारी गौमुख तपोवन यात्रा यहाँ पे संपूर्ण होती है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी यात्रा रही है। इसमें हमने जो है सारे मौसम देखे हैं, माँ गंगा में स्नान किया है और साक्षात जो है शिवलिंग के दर्शन किए हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह से पीक नहीं विजिबल थी, लेकिन जैसे ही अभी जस्ट हम मोनी बाबा से मिले और उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हुई हमारी, और उसके बाद अजीत और मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे जो है शिवलिंग को प्रणाम करके और यात्रा जो है यहाँ पे संपूर्ण करते हैं। तो वैसे ही जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो पूरा जो है शिवलिंग के दर्शन हुए। हालांकि अभी फिर से बादल आ गए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मालूम कभी कभी खुशी की आवाज़ कैसी होती है? खामोशी, संतुष्टि। हर ट्रैक आपके विचारों को, आपके आचरण को एक आकार देता है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। साधु बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जंगलों में या पहाड़ों में जाके बसना है। साधुत्व आपका आचरण है, जिसे आप गृहस्थ जीवन में भी अपना सकते हो। और जंगल में बैठकर तो कोई भी बाबा बैरागी बन सकता है। जो सांसारिक माया निभा रहा है, जो असल में जंग के मैदान में खड़ा है, वो आज का साधु है, वो आज का बैरागी है। ठीक है विकास भाई, बहुत मज़ा आया आपका हाथों का खाना खा के। इतना तो माँ की हाथ की और बीवी के हाथ का खाना हमने याद नहीं किया। लोग ट्रैकिंग में अपना वजन कम करवाते, लेकिन हम दोनों का देख रहे हो गाल। बहुत बढ़िया भाई, फिर मिलेंगे तो मैं। बहुत तरीके से रफ्तार एडवेंचर ने इस ट्रैक को मैनेज किया था। एक्लेमेटाइजेशन से लेकर समिट तक, गाइड से लेकर खाने तक, और सभी बुनियादी ज़रूरतों को पूरी संपूर्णता के साथ निभाया। अगर आप थोड़ा हरियाली में इस ट्रैक को करना चाहते हैं तो सितंबर में आप इसे रफ्तार एडवेंचर के साथ
प्लान कर सकते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ। पापा को मिस तो नहीं किया भाई आपने? पापा को मिस तो नहीं किया आपने? हमें तो आ गई ना।